सभी को नमस्कार। प्लैनेट टॉक के इस एजुकेशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ जो आज उपस्थित है श्री दौलतराम बिलजवान जी हैं। आप एमए हैं और बीटीसी आपने की है और बीएड भी आपने किया है। लगभग आप 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और वर्तमान में आप सरस्वती शिशु विद्या मंदिर अंजनी सेन टिहरी गढ़वाल में प्रधानाचार्य पद पर नियुक्त हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्लैनेट टॉक में। धन्यवाद। जैसे कि हम लोगों को पता ही है कि अभी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, उसी के तहत हम लोग अपने सभी व्यूअर्स से और सभी जितने भी गेस्ट हैं उन लोगों से अपने अपने पॉइंट्स ले रहे हैं कि उनको क्या इस शिक्षा नीति के अंदर अच्छा लगा या क्या उनको इन नई शिक्षा नीति में चीजें अच्छी नहीं लगी। उन्हीं के ऊपर आज हमारी जो चर्चा रहेगी और इसी विषय को मैं आगे ले जाते हुए सर्वप्रथम आपसे जो मेरा जो प्रथम प्रश्न रहेगा मैं उसी के ऊपर आने वाला हूं। उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब से लॉन्च हुई है उसमें आपके अनुसार शिक्षा के मुख्य अच्छे बिंदु कौन कौन से हैं, तो उस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा जी। नई शिक्षा नीति 2020 जो आई है, मौजूदा शिक्षा के जो मुख्य और अच्छे बिंदु हैं अर्थात समाज के लिए उपयोगी है, छात्रों के लिए उपयोगी है जी। और उनका भविष्य अच्छा हो, इसके लिए कुछ अच्छी बातें भी इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आई हैं जी। जैसे इसमें पहले की जो 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें 10+2 की जगह जो है 5+3+3+4 का जो फार्मूला आया है ये बहुत ही उचित और उपयुक्त है। अच्छा भी है क्योंकि नीचे ग्रोथ जो है नीचे जमीनी स्तर पर जब बच्चा आता है तो कम से कम 2-3 सालों का जो उसका प्राइमरी से भी नीचे जो एलकेजी यूकेजी और नर्सरी स्तर पर जो बच्चा आता है उसको उसी के हिसाब से जो है जो खेल में जो उसको शिक्षा ग्रहण करवानी है, अंक ज्ञान करवाना है, अक्षर ज्ञान करवाना है इसमें जो है ये जो 3 साल का समय जो यहाँ दिया गया है बच्चे को ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा जो है, ताकि बच्चा जब कक्षा 1 में आएगा तो कम से कम उसको अंकों का ज्ञान, अक्षर का ज्ञान ये उसको रहेगा और यहाँ से उसकी जो है पढ़ाई प्रारंभ होगी कक्षा 1 से लेकर के। तो कक्षा 1 और 2 की जो ये 2 साल है कुल मिलाकर के 5 साल का जो इन्होंने सिलेबस तय किया है और इस 5 सालों में मातृभाषा में या क्षेत्रीय भाषा में स्थानीय आधार पर जो भाषा है उसके साथ में जो शिक्षा जोड़ी है ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि छोटा बच्चा घर के परिवेश से आता है और वो अपनी क्षेत्रीय भाषा को ज्यादा समझता है, क्षेत्रीय भाषा को ज्यादा बोलता है, घर पर भी बोलता है, तो एकदम से उसके पास में अंग्रेजी भाषा का करना ये सब करना तो वो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत होती थी। अब जो इसमें मातृभाषा जो जोड़ा गया है तो ये बहुत ही जो है उपयोगी और राष्ट्र कहते हैं कि छोटे बच्चे को राष्ट्र की ओर अर्थात राष्ट्रीय विचार की ओर जो मातृभाषा हमको ले चलती है, राष्ट्रीय सोच के साथ में जो है ये आगे बढ़ती है। ये बहुत ही अच्छा 5 साल का समय दिया है, ये बहुत अच्छा और उपयोगी है। उसके पास +3 का जो है 6, 7, 8 इसमें बच्चे को एक दिशा, इस दिशा की ओर जाना, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में है, उसकी रुचि किस तरह की है, उसको किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है, ये इसमें जो जोड़ा गया है 3 सालों में ये भी बहुत अच्छा जो है उपयोगी जो है। 3, 4, 5 का जो है जो 3 साल है उसके पश्चात 3 साल है 6, 7, 8 के, इसमें बहुत अच्छा जो है ये जोड़ा गया है कि उसको अपनी एक दिशा तय करनी। हो सकता है कोई इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसको यहीं से उसको एक दिशा मिल जाएगी और एक रास्ता मिल जाएगा कि आपको इस रास्ते चलना है, या कोई डॉक्टर बनना चाहता है उसको तो यहीं से दिशा उसको मिल जाएगी। अर्थात वो अपना एक प्रकार से अपना पाठ्यक्रम और अपना रुचि का विषय जो है चयन करके फिर आगे का जो फार्मूला, ये बहुत बड़ा फार्मूला, फिर 9, 10 और 11, 12 का जो है ये फार्मूला बहुत अच्छा ही जो है 4 साल जो बात के हैं
ये भी बड़ा अच्छा है। दूसरा जो बिंदु है, शिक्षा पर सरकारी खर्च जो है पहले, जी जबकि शिक्षा इतना बड़ा मतलब समाज के ऊपर शिक्षा का जो कार्य है इसमें बहुत कम पहले जो है खर्च होता था, यानी 4.43% जो है इस पर पहले व्यय होता था, और इसकी आवश्यकता बढ़ाने की थी। तो वर्तमान जो नई राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति आई है 2020, इसमें जो 6% का लक्ष्य जीडीपी का जो है रखा गया है, ये बहुत ही अच्छा है। अर्थात इसमें विद्यालय को भवन भी मिलेगा, अच्छा बच्चों को बैठने के लिए अच्छा मिलेगा, टीचर जो दूर दूर से आते हैं उनको रहने के लिए वहां आवास मिलेगा। तो ये सब जो इस पर जो इन्होंने खर्चा बढ़ाया है, ये बहुत अच्छा किया है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी जीवन की दिशा और दशा दोनों तय करता है। इसलिए शिक्षा पर जो है बहुत अच्छा इन्होंने जो बजट में बढ़ोतरी की है, बहुत अच्छा किया है। तीसरा पॉइंट है जो ग्रेजुएशन का जो इन्होंने 3 साल और 4 साल का जो रखा है, और एमफिल जो डिग्री थी उसको खत्म कर दिया, उसकी अनिवार्यता खत्म कर दी है। ये भी बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि उसको लगता था कि ग्रेजुएशन करूंगा, फिर उसके बाद फिर मैं जो है आगे का कोई कोर्स करूंगा, फिर उसमें भी 3-4 साल लग जाना, फिर उसके बाद उसको एमफिल करना या जो भी आगे जो कोर्स है वो सब करना। तो अब इसमें एक दिशा नीचे से ही उसको मिल जाएगी। तो निश्चित ही है कि ग्रेजुएशन में आते समय वो अपने व्यावसायिक पाठ्यक्रम हो चाहे कुछ भी हो, उसको अपने साथ में जोड़ सकता है। और इसमें जैसे 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में डिप्लोमा है, डिग्री है, इसका जो इन्होंने तय किया है इसमें, और फिर व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो 14 साल जोड़ा है इसमें अंतर्गत, तो ये बहुत अच्छा जो है इन्होंने इसमें किया है। और जो 6ठी कक्षा से ही मैंने जैसे पहले ही बताया, छात्रों को जो प्रोफेशनल जो स्किल की जो शिक्षा है वो यहीं से जो है उनको मिल जाती है, तो उसको एक दिशा तय हो जाती है। स्थानीय भाषा को भी जो इन्होंने शामिल किया है इसमें, ये बहुत ही अच्छा है। मैं मानता हूं कि तमिलनाडु का व्यक्ति भी अपनी भाषा का उपयोग कर सकता है और उसमें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सरल और सहज शिक्षण व्यवस्था जो है उसमें प्राप्त कर सकता है, बहुत ही अच्छे उस प्रकार, क्योंकि उसकी व्यवहारिक भाषा है, वो उसमें वो सब तरह से समाज के बीच में अपनी बात को रखता है, समाज की बात को ग्रहण करता है। तो ये जो स्थानीय आधार पर जो भाषा है, क्षेत्रीय भाषा, ये भी इसमें जो जोड़ा गया है निचले स्तर पर, ये बहुत अच्छा जो है इसमें किया गया है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है कि किसी भी राज्य पर हम किसी भाषा को थोपेंगे नहीं जी। ये बहुत बड़ी चीज है। ये थोपने वाली जो विषय है, ठीक है, अब तमिलनाडु की भाषा को हम उत्तर क्षेत्र में नहीं थोप सकते, या उत्तर की भाषा को हम दक्षिण के क्षेत्र में नहीं थोप सकते। तो जो स्थानीय भाषा है उसका वहां पर जो लाभ मिलेगा शिक्षा के साथ में, ये बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार से मौजूदा जो शिक्षा व्यवस्था है, इसके कुछ बहुत सारे अच्छे बिंदु ये मैंने आपको बताए हैं। जी, जैसा कि आपने बताया है कि जो प्रारंभिक शिक्षा में एक तो मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा का जो उपयोग होगा प्रारंभिक शिक्षा में जो छोटे बच्चों के लिए, वो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये बिंदु काफी चर्चा में है और ये सभी को पसंद भी आया है, क्योंकि सभी के क्षेत्रीय भाषा अलग अलग हैं। उसी क्षेत्रीय भाषा में बच्चा अगर पढ़ता है, बात करता है, तो ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, ज्यादा खुलकर अपनी बात रख पाता है। तो यह बिंदु सभी को अच्छा है। इसी चर्चा में आगे बढ़ते हुए मैं दूसरे प्रश्न की ओर आ रहा हूँ, और दूसरा प्रश्न हम लोगों को आई थिंक इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, हमारे जितने भी विद्यालय हैं, सभी पहाड़ी क्षेत्र में हैं। तो वहां पर हम लोगों को ऑनलाइन शिक्षा पहुंचाना थोड़ा सा टिपिकल भी था, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज रहते थे। तो उसी से रिलेटेड मेरा दूसरा प्रश्न है कि हमारी जो ऑनलाइन शिक्षा है, जो हमने लॉकडाउन में बहुत ज्यादा हम लोगों ने ऑनलाइन शिक्षा की ओर अपना एफर्ट किया है, तो उसमें हम लोगों को जो समस्याएं आई, वो हम लोगों को क्या समस्याएं निकल के आ रही थी, तो उसी के ऊपर मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ। जी, अच्छी बात आपने कही। ऑनलाइन शिक्षा की जो मुख्य समस्याएं हैं, क्योंकि हमारे अनुभव में ये सब चीजें आई, हम क्योंकि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं और हम ये सब करवा रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, और ऑनलाइन ऑफलाइन के क्षेत्र में हमने काम किया है। तो प्रत्यक्ष जब हमको अभी जब ऑनलाइन कार्य हमने दिया है व्हाट्सएप के माध्यम से या जूम के माध्यम से, इस तरह से जो है गूगल मीट के माध्यम से,
तो अब इसमें क्या है कि सबसे बड़ी समस्या तो ये है ग्रामीण क्षेत्र में कि बहुत सारे परिवार इस प्रकार के आर्थिक दृष्टि उनकी इस प्रकार से है कि वो एंड्रॉयड फोन लेने में असमर्थ है। उनके पास वो जो बटन वाले फोन है वो हैं और उस पर ऑनलाइन शिक्षा की जो व्यवस्था है वो सुलभ नहीं हो पाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण मिला है। इसके लिए लोगों ने बगल पड़ोसी का नंबर दिया है फोन का, और उसका नंबर दे करके अब वो बेचारा कभी अपने काम से बाजार जा रहा है, कभी अपने काम से इधर उधर जा रहा है घर के काम से, तो वो बच्चा जो है फिर उस शिक्षा से वंचित हो जाता है। उसको उस प्रकार से जो है वो ऑनलाइन शिक्षा उसको प्राप्त नहीं हो पाती है। तो ये बहुत बड़ी कमी जो है हमको दिखी ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति भी कुछ इस प्रकार से होती है, अपनी खेती बाड़ी पर ही निर्भर, अपना छोटा मोटा जो है काम धंधे पे ही रहते हैं। तो ये सभी बच्चों को जो है ये उपलब्ध नहीं हो पाई। और हमने उनको कहा भी है कि सेकंड हैंड आप बाजार में जा करके मिल रहे होंगे, प्रयास कीजिए। कुछ लोगों ने प्रयास किया लेकिन फिर भी इतना लोग नहीं कर पाए उसमें पहन, क्योंकि लगभग 4-5 हजार से शुरू है एंड्रॉयड फोन, और ऊपर भी उसकी राशि इतनी बड़ी है 20,000 15,000 तक है। लेकिन लोग इस प्रकार से खर्च नहीं पाए। एक तो ये एंड्रॉयड फोन की जो समस्या है ये हमारे सामने ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिली। अगली समस्या है ग्रामीण क्षेत्र में, आप हम लोग सब जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में पहाड़ों पर जो है बिजली की भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि वहां पर मान लीजिए फोन है तो अब वो उस टाइम पर बिजली नहीं है, या वो फोन जो है आधा चार्ज था और उसके पश्चात वो अब उसकी बैटरी खत्म हो गई, तो उसमें समस्या आ गई उसको जो अपना काम करने की, वो नहीं कर पाया उसको जो है। और इस प्रकार से तीसरी एक समस्या और है कि फोन को हैंडल करने की समस्या सबसे बड़ी आई। लोगों ने एंड्रॉयड फोन तो रख दिया, लेकिन उस फोन पर अब कैसे जूम को जो है ऑन करना है, कैसे उस पर लिंक से जुड़ना है, तो ये जो समस्याएं हैं ग्रामीण क्षेत्र में, ये थोड़ा इसमें भी समस्या है कि उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे हमने व्हाट्सएप ग्रुप से उसको और किस प्रकार से उस पर अपने वर्क पर आना है। तो ये थोड़ी सी जो है हैंडल करने की भी समस्या ग्रामीण क्षेत्र में रही है, क्योंकि साधारण से लोग होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उनको इस प्रकार से उसको हैंडल करना, कैसे ऑन करना, कैसे वो निकालना, काम कैसे निकालना, इसकी भी थोड़ी सी समस्या ग्रामीण क्षेत्र में रही है। लेकिन काफी लोगों ने फिर अगल बगल से पता करके किसी भैया को बुलाओ या किसी को जो जानता है उसको हैंडल करना उसको बुलाओ, फिर वो हैंडल करके फिर उसके सामने वो फोन रख करके फिर वो कार्य उसने शुरू किया है। अगला है नेटवर्क की भी समस्या हमारे सामने आती है ग्रामीण क्षेत्र में। कई क्षेत्र में ऐसे और बड़े दूर हैं। अब ग्रामीण पहाड़ों पर जो है इस प्रकार से है कि भाई जो है वहां पर कहीं खाई है, कहीं ऊंचा पहाड़ है, तो जो गहरी जो घाटियां है उन जगहों पर नेटवर्क की भी बड़ी समस्या है। अब माना टावर लगा है, ऊंची पहाड़ पर लगा है, अब नीचे जाकर के डाउन पर घाटी पर नेटवर्क की बड़ी समस्या आ भी रहा है तो रुक रुक के आ रहा है या आवाज कटी कटी सी आ रही है। तो नेटवर्क जो है समस्या भी जो है एक कारण रहा है। अगला पाठ्यक्रम की जो असमानता है वो भी रही है। माने एक परिवार में 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, अब एक ही फोन घर पर है। अब एक क्लास में तो वो है नहीं, अब किसी के माना इंग्लिश चल रहा है तो तू अगली क्लास वाले का मैथ चल रहा होगा, अगली क्लास वाले का। अब बेचारा परिवार में 4 बच्चे हैं, अब एक एंड्रॉइड फोन तो उसने व्यवस्था तो कर दी है, अब चारों के लिए वो नहीं कर पाता है। तो ये भी जो है बड़ी सी समस्या रही है कि जो विषयों का और उसका जो है कक्षाओं का जो तालमेल नहीं हो पाता है, एक ही फोन से उनको बड़ी समस्या उसमें आई है। अब जैसे इसमें ये देखने को मिला है कि ऑनलाइन जो उसमें है कोविड-19 जो है ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है। माने 4 बच्चे, चारों बच्चे हैं, अब वो बच्चा किसी का बच्चा ट्यूशन भी जा रहा है, वहां भी जा रहा है, जगह जगह गांव में पढ़ने के लिए एक दूसरे विद्यार्थियों का आजकल लोग गांव में हैं, सारे तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र, उच्च शिक्षा के क्षेत्र वाले बच्चे सारे छुट्टी है तो गाँव में है। अब मानो पढ़ने के लिए गया है तो अब पेरेंट्स को लग रहा है कि यार ये वहां गया है, वहां से घर में आया, थोड़ा दूरी बना के रखो। तो ये भी एक कारण है कि भाई उसमें जो है थोड़ा सा वो बच्चों को जो है हैंडल नहीं कर पा रहे हैं कोविड-19 के कारण से। जो है शिक्षकों की तकनीक रूप में जो है विकसित न होना, ये भी एक कारण है। तकनीक रूप में अर्थात मान लीजिए ठीक है आप और हम इस सिस्टम से जुड़े हैं, लेकिन कई शिक्षक ऐसे जिनको व्हाट्सएप चलाना भी नहीं आता है, कई शिक्षक ऐसे में जाना है, पासवर्ड दिया है,
लिंक दिया है उसका, लेकिन उस लिंक को भी जो है ऑन करना, उस लिंक से जुड़ना, ये थोड़ी, ये भी एक प्रकार से समस्या है कई लोगों की, कई अध्यापकों। मैं यही नहीं मानता हूँ कि सब हैं, लेकिन कुछ परसेंट अभी ऐसे हैं जिनको उसको हैंडल करना नहीं आता है, कई तरह से जो है उसमें पीडीएफ बनाना नहीं आता है, या कई तरह की जो समस्याएं हैं, पीडीएफ को ऑन करना है, उसको निकालना है, प्रिंट आउट निकालना है, कई चीजें। तो इस प्रकार से जो है तकनीकी ये रूप से जो है शिक्षकों का विकसित न होना भी एक कारण है। तो इस प्रकार से कुछ समस्याएं थी जो मैंने आपके सामने में ये जो आपने जो भी समस्याएं बताई भाई साहब, इसमें मोस्टली जितनी भी ये मोबाइल और इंटरनेट, ये समस्या तो जनरल सभी के साथ थी, लेकिन ये जो अभिभावक और टीचर्स के लिए आप बोल रहे हैं, उनके लिए आई थिंक प्रशिक्षण लगना चाहिए, तभी उन लोगों को हम इन सब चीजों से निकाल पाएंगे, या आगे आने वाले समय में कभी हमें ऐसी दोबारा किसी समस्या से जूझना पड़ता है तो फिर हमारे पास उस चीज का सोल्यूशन होगा। तो वो यही है कि प्रशिक्षण, हम अभिभावकों को भी जागरूक करें कि किस तरीके से आप अपने थोड़ा सा टेक्निकल हो सकते हैं, या अपने जितने आचार्य जो बंधु हैं उन लोगों को भी हम इस क्षेत्र में थोड़ा एक्टिव करें कि आप लोग आने वाली जितनी भी हमारी पीढ़ियां हैं या जो हमारी आने वाली शिक्षा है, वो मोस्टली मुझे लग रहा है कि वो ऑनलाइन शिक्षण की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी नई शिक्षा नीति के तहत भी यही है कि आने वाली शिक्षा नीति में भी हम एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन शिक्षा की ओर बढ़ावा दिया गया है। तो ठीक है, जो भी आप ये बिंदु मुझे बता रहे हैं, मैं ये नोट कर रहा हूँ कि इन बिंदुओं को लेकर भी हम कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, करेंगे इसमें भी कुछ ना कुछ। और जो हमारी नेक्स्ट अपडेट होगी, हम आपको पता ही है विद्या भारती एप्लीकेशन के तहत हम काम कर रहे हैं, पृथ्वी कुल उस पर काम कर रहा है, और हम लोग ऑनलाइन शिक्षा को लेके पिछले 4-5 वर्षों से लगातार कार्य कर रहे हैं, और स्कूलों को काफी जगहों हम विजिट करके या उन लोगों से मिलके ऑनलाइन शिक्षा या टेक्नोलॉजी से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं सभी विद्यालयों को। तो मेरा इसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए आपसे सिर्फ अंतिम प्रश्न यही है कि पृथ्वी कुल जो विद्या भारती एप्लीकेशन का निर्माण हम लोग कर रहे हैं, उसकी ऑनलाइन वेबसाइट और प्लेटफॉर्म के रूप में आप आने वाले समय में क्या विशेषताएं देखना चाहते हैं? विद्या भारती के लिए पृथ्वी कुल एक मील का पत्थर साबित हो रहा है, और उसका परिणाम दिख भी रहा है जी। जैसे कुछ लोगों ने वहां पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है जी। और ये प्रशिक्षण की जो दायरा है इसको थोड़ा बढ़ाने की आवश्यकता है जी। जैसे कुछ सेमिनार टाइप के इस प्रकार से वहां पर हो, और कुछ लोगों को चयनित करके कुछ लोगों को, ताकि वो, और सभी क्षेत्र से चयनित होकर के आए, ताकि वो अपने क्षेत्र में जा करके और उस विधा को और उस चीज को जो है लोग अपने अन्य साथियों के बीच में, जैसे संकुल स्तर पर, जिले स्तर पर, ऐसे वो करके, और उनका सहयोग भी वहां पर लेकर के कोई प्रतिनिधि पृथ्वी कुल का आकर के, और वहां पर उस प्रकार से प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करे, तो उसमें काफी कुछ सीखने को भी हम लोगों को मिलेगा। प्रशिक्षण होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, और काफी अच्छा उसका रिस्पॉन्स अनुसरण करते हुए, पृथ्वी कुल से कुछ सीखते हुए कि भाई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे पास पृथ्वी कुल का विद्या भारती उत्तराखंड के पास आया है, तो इसका हमको उपयोग करना चाहिए। और ये जो उपयोग है, ये अभिभावक तक भी पहुंचाने का, बच्चों तक भी पहुंचाने का, जो बच्चे हमारे विद्यालयों से पढ़ करके गए हैं उन तक भी ये जो ऐप है इसको डाउनलोड करके और इससे जुड़ने का जो है उनको भी हम लोगों को आग्रह करना चाहिए। काफी लोग आग्रह करते हैं, काफी लोगों के पास में विद्या भारती का जो ऐप है वो है, उस पर लोग भेजते भी हैं बहुत सारी चीजें, और काफी लोग उसमें अपने सुझाव भी समय समय पर देते भी हैं। इसमें प्रशिक्षण जो है थोड़ा सा इसका दायरा थोड़ा सा बढ़ाने की हमको आवश्यकता है, और हर क्षेत्र से प्रतिनिधित्व हो, ये थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है पृथ्वी कुल ने ये सोचा हो कि पहले हम शहरी क्षेत्र से प्रारंभ करें, फिर धीरे धीरे गांव के अंदर जाएंगे, ऐसा कुछ किया होगा, तो वो भी एक नीति है, वो भी एक प्रकार से जो है लोगों तक पहुंचने का एक तरीका पृथ्वी कुल ने किया होगा। लेकिन यह है कि जैसे बहुत अच्छे तरीके से पृथ्वी कुल को अभी लोग बहुत कम जानते हैं, अभी इसके दायरे को बढ़ाने की आवश्यकता है, और अधिक से अधिक प्रचार प्रसार के लिए, इसके लिए जैसे कुछ छोटे छोटे होल्डिंग विद्यालयों को भी छोटे छोटे पोस्टर टाइप के या होल्डिंग टाइप के ऐसे कुछ दिए जाए इसके प्रचार प्रसार के लिए,
तो काफी कुछ समाज में भी एक संदेश ही जाएगा कि भाई वास्तव में इनका भी एक प्लेटफार्म है शिक्षा के क्षेत्र में, और जिससे प्लेटफार्म के अंतर्गत सभी लोग जो है अपने अपने विद्यालय के अंदर उसको आयोजित करते हैं, उनको लागू करते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा संदेश समाज के बीच में जाता है और बहुत अच्छा है। इसमें मेरा विशेषकर प्रशिक्षण का ही थोड़ा सा जो है निवेदन था और बड़ा अच्छा जो है। तो जैसा कि आपने बताया कि आने वाले समय में आप चाह रहे हैं कि जो आचार्य प्रशिक्षण वर्ग है वो निरंतर चलता रहे, समय समय पर उसका लाभ आचार्य को मिले और आचार्यों के थ्रू फिर वो अभिभावकों तक, बच्चों तक वो तभी पहुंच पाएगा। तो हम पूरी कोशिश करेंगे। वैसे जैसा कि आपने बताया कि हम लोग प्रशिक्षण हम निरंतर दे ही रहे हैं और हमारा हर साल प्रशिक्षण रहते ही हैं। और प्रशिक्षण आप जैसा कि कह रहे हैं आचार्यों का अभी भी ऑनलाइन प्रशिक्षण के ऊपर चर्चा चली रही है, तो आने वाले एक शायद नेक्स्ट मंथ तक ही आपको प्रशिक्षण की सूचना मिल जाएगी। इसमें आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्लैनेट टॉक से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत।